Hello everyone. So we have completed PYQs of CSC, CDS and CAPF covering this topic, that is historical background, making of constitution, salient feature, preamble, UT, citizenship, fundamental right, DPSP duties, amendment and basic structure. ठीक है, ये वाला हमने कवर कर दिया है. जितने भी क्वेश्चन थे आपके फ्रॉम CSC, CAPF, CDS के पिछले 10 साल के तो हमने कवर किए ही हैं. ठीक है, CSC के और 2 साल पीछे हमने 2013 से लिए हैं एंड CAPF के 2014 से. जो जियो साइंटिस्ट रह गया है, मैं सोच रही हूँ कि जियो साइंटिस्ट का हम अलग से करेंगे, एंड में करेंगे. ठीक है, बाकी अभी हम क्या करते हैं, CSC, CDS, CAPF ख़त्म कर लेते हैं. सो आज हम क्या करेंगे, आई एम थिंकिंग कि हम क्या करते हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के जो भी 2 टॉपिक्स है, जो सिमिलर टॉपिक्स है, जैसे कि प्रेसिडेंट के साथ गवर्नर, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कैबिनेट कमेटीज, ये वाला टॉपिक आज हम क्या कर लेंगे, इसमें कवर कर लेंगे CSC से भी, CAPF से भी और CDS से भी. ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, CSC के करेंगे 2013 से लेके 2024 तक. उसके बाद हम क्या जाएंगे, CDS पे जाएंगे. The first question of 2013 is, which of the following statement is correct? In India, same person can't be appointed as a governor. क्या same person को आप governor appoint नहीं कर सकते for 2 or more than 2 states at the same time पे? जी नहीं. देखिए 7th Constitutional Amendment Act आया था, ठीक है, उसने ये चीज़ बोला था कि आप एक सेम पर्सन को 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स का गवर्नर बना सकते हो. ठीक है, एट अ टाइम. ये सही है. ये स्टेटमेंट इन्होंने क्या दी है, गलत दी है. ठीक है. सो जजेस ऑफ हाई कोर्ट जो होते हैं ऑफ द स्टेट इन इंडिया आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर. क्या हाई कोर्ट का जज जो है वो गवर्नर अपॉइंट करता है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का जज जो है वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है? जी नहीं. जो हाई कोर्ट का जज होता है वो भी अपॉइंट किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट. ठीक है. और बट एक बात याद रखना, जो हाई कोर्ट का जज होता है उसकी जो ओथ होती है वो कौन लेता है, गवर्नर लेता है. बट अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट ही करता है. तो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट. नो प्रोसीजर हैज बीन लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द रिमूवल ऑफ गवर्नमेंट. बिल्कुल सही है, कोई एक प्रॉपर प्रोसीजर नहीं बताया गवर्नर के रिमूवल के लिए, बट इतना बोला गया है इन आर्टिकल 155 एंड 156 में दैट ही विल बी अपॉइंटेड. ठीक है, दैट ही विल बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, या फिर वो ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट काम करेगा. ठीक है, जब तक उनकी विल रहेगी तब तक रहेगा, जब उनका मन करेगा वो हटा देंगे गवर्नर को. बट प्रॉपर प्रोसीजर नहीं बताया गया है, अपॉइंटमेंट बताया गया. सो दिस इज करेक्ट. इन केस ऑफ यूटी के केस में अगर वहाँ पे लेजिस्लेटिव सेटअप है तो क्या चीफ मिनिस्टर जो होगा वो लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट करेगा? जी नहीं. इन द केस ऑफ यूटी क्या होता है ना, जो सोल पावर होती है किसके पास होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास. तो इसलिए उनको अपॉइंटमेंट का काम भी किसको होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट इज प्रेसिडेंट करेगा. ठीक है, नॉट लेफ्टिनेंट गवर्नर. सो दिस इज इनकरेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन सेंटर शेल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट. क्या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पार्लियामेंट को रिस्पॉन्सिबल होता है? जी नहीं, वो लोकसभा को होता है. अंडर आर्टिकल 75 में ये बोला गया है दैट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शेल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा. नेक्स्ट इज यूनियन मिनिस्टर शेल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ये सही है कि जो भी यूनियन मिनिस्टर्स होते हैं वो किसके प्लेजर में काम करते हैं, प्रेसिडेंट. बेशक उनके प्लेजर में काम कर रहे हैं, ठीक है, कि ऑन द विश एंड विल ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बट चलती किसकी है, प्राइम मिनिस्टर की. ठीक है, ये कैंसिल कर दीजिए. प्राइम मिनिस्टर शेल कम्युनिकेट टू द प्रेसिडेंट अबाउट द प्रपोजल फॉर लेजिस्लेशन. अगर कोई भी लेजिस्लेशन है तो प्राइम मिनिस्टर को क्या करना पड़ेगा, प्रेसिडेंट को कम्युनिकेट करना पड़ेगा. अंडर विच आर्टिकल नंबर 78. ठीक है, सो दिस इज 2 and 3 वुड बी द आंसर. अब आता है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल. तो कुछ हम क्वेश्चन ऐसे लेंगे जो किसी टॉपिक के अंडर नहीं आ रहे, तो साथ साथ में हम वो भी कर लेंगे. ठीक है, 1-2 क्वेश्चन बीच में एक्स्ट्रा. जैसे नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है, क्या वो ऑर्गन है अभी भी प्लानिंग कमीशन का? देखिए जो प्लानिंग कमीशन है वो तो अबॉलिश ही कर दी गई थी, और 2015 में आपका क्या आ गया था, नीति आयोग आ गया था. तो इसीलिए आपका जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो तो कैंसिल हो जाता है. फर्स्ट कैंसिल हो जाएगा, आंसर पहले ही आ गया 2 and 3. नेक्स्ट देखते हैं. उसने बोला जो इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग है क्या वो कॉन्करेंट लिस्ट में है? जी हाँ, क्योंकि सेंटर भी कर सकती है इकोनॉमिक पे या सोशल डेवलपमेंट पे लॉ बना सकती है, बाकी स्टेट भी कर सकती है. सो ये सही है. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने ये प्रिस्क्राइब किया था दैट पंचायत को भी आपको एक टास्क असाइन करना चाहिए, किसके लिए, कि वो अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट के लिए क्या बना सके, प्लान बना सके. तो ये जो आपके 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट आए थे उसमें बोला गया था. ठीक है,
करेक्ट। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल आ गया फिर से, तो इसमें कौन कौन से मेंबर्स हुआ करते थे डेवलपमेंट काउंसिल में? देखिए नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का काम क्या था कि जो भी प्लानिंग कमीशन थी पहले, तो वो क्या करती थी, 5 ईयर प्लान बनाती थी। तो जो 5 ईयर प्लान है उसको अप्रूव करने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए किसके पास भेजा जाता था? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। और ये जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल थी ये क्या थी? ये एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से बनी थी, और ना तो ये आपकी स्टैचूटरी बॉडी थी, ना तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी। ठीक है, हाईएस्ट बॉडी थी जो एक्सेप्ट करती थी 5 ईयर प्लान्स को। क्या प्राइम मिनिस्टर? जी हाँ, इनमें वही होंगे जो आपके नीति आयोग में होंगे। तो प्राइम मिनिस्टर हाँ यूनियन कैबिनेट के मिनिस्टर से, चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट से, बट ये इसका कोई काम नहीं है। सो आंसर वुड बी 1, 3 एंड 4। मूविंग टुवर्ड CSC 2014, फर्स्ट क्वेश्चन आपका, उन्होंने बोला है दैट विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शन है या फिर फंक्शंस हैं आपके कैबिनेट सेक्रेटरी। जो कैबिनेट सेक्रेटरी होता है उसका क्या फंक्शन हो सकता है? क्या एजेंडा प्रिपेयर करते होंगे कैबिनेट मीटिंग के लिए? देखिए ये बहुत जनरल स्टेटमेंट है ना, तो ये सही होगा। क्या वो असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं? ऑब्वियसली करेंगे असिस्टेंट प्रोवाइड, तो ये भी सही है, जनरल स्टेटमेंट है। अब ये वाला स्टेटमेंट देखो, वो बोलता है दैट एलोकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। देखिए फाइनेंशियल रिसोर्सेज को एलोकेट करने के लिए आपके पास पावर अच्छी खासी होनी चाहिए, ठीक है, ऐसे ही कोई भी एलोकेट नहीं कर सकता। सो इसलिए ये आपका गलत हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे ये देखें कि कैबिनेट सेक्रेटेरिएट का काम ही क्या होता है, सेक्रेटरी का काम क्या होता है कि उसको असिस्ट करना, ठीक है। अब इतना बड़ा काम, दैट इज़ एलोकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ये तो पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ बड़ी बड़ी बातें करी हो तो वो नहीं होगा, ठीक है। सो इसका 3 कैंसिल, 1 एंड 2 वुड बी द आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ गवर्नर ऑफ अ स्टेट। तो डिस्क्रिशनरी पावर्स कौन कौन सी होती हैं? सेंडिंग अ रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर इम्पोजिंग, ठीक है। तो ये भी गवर्नर की मर्जी होती है। डिस्क्रिशनरी पावर की आपकी मर्जी है, ठीक है। तो आपकी मर्जी है कि क्या आप रिपोर्ट सेंड कर सकते हो प्रेसिडेंट को कि इम्पोज करो प्रेसिडेंट रूल, ठीक है, ये भी इसकी डिस्क्रिशनरी पावर के अंडर आता है। अपॉइंटिंग द मिनिस्टर, देखिए ये डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है। क्यों? क्योंकि गवर्नर अपॉइंट तो करता है मिनिस्टर्स को, बट एड एंड एडवाइस पे करता है, ठीक है। एड एंड एडवाइस ऑफ द COM बोलो, या फिर प्राइम मिनिस्टर जो चीफ मिनिस्टर होता है उसकी एडवाइस पे क्या करता है गवर्नर? अपॉइंट करता है मिनिस्टर को। रिजर्विंग सर्टेन बिल्स, ठीक है, तो ये भी गवर्नर पे डिपेंड करता है क्या वो रिजर्व करना चाहता है बिल प्रेसिडेंट के लिए कि नहीं करना चाहता। तो ये दोनों आपकी क्या आती हैं? डिस्क्रिशनरी पावर आती है। नेक्स्ट इज मेकिंग द रूल्स टू कंडक्ट द बिजनेस ऑफ द स्टेट ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये जो कंडक्ट कराया जाता है बिजनेस, दैट कम्स अंडर आर्टिकल 166, और ये डिस्क्रिशनरी पावर नहीं होती आपकी गवर्नर की, ठीक है। सो इसका आंसर वुड बी 1 एंड 3। मैं एक और चीज़ बता दूं कि जो डिस्क्रिशनरी पावर गवर्नर की होती है वो ज़्यादा वाइडर होती है देन प्रेसिडेंट, क्योंकि अगर आप 42 अमेंडमेंट एक्ट देखोगे उसमें क्या किया था, जो एड एंड एडवाइस थी वो क्या कर दी गई थी, वो बाइंडिंग कर दी गई थी प्रेसिडेंट पे, ना कि गवर्नर पे, ठीक है। गवर्नर पे बाइंडिंग नहीं होगी बट प्रेसिडेंट पे होगी, ठीक है। चलिए मूविंग टूवर्ड CSC 2015, द फर्स्ट क्वेश्चन इज एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया इज वेस्टेड इन द प्राइम मिनिस्टर। क्या एग्जीक्यूटिव पावर प्राइम मिनिस्टर के पास होती है? जी नहीं, ये होती है आपकी प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट के नाम पे होती है। आप जो भी आप काम करोगे प्रेसिडेंट के नाम पे करोगे, तो जो भी एग्जीक्यूटिव पावर्स होंगी वो किसके पास होंगी? प्रेसिडेंट के पास। मतलब नाम की पावर प्रेसिडेंट के पास है, एग्जैक्ट तो प्राइम मिनिस्टर ही देखता है, बट जो नाम की पावर है दैट इज प्रेसिडेंट के पास है। प्राइम मिनिस्टर इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द सिविल सर्विसेज बोर्ड। तो जो सिविल सर्विसेज बोर्ड है, क्या एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है प्राइम मिनिस्टर उसका? आपका दोनों ही गलत है इसमें। क्यों? क्योंकि जो सिविल सर्विसेज बोर्ड का चेयरमैन होगा वो कौन होगा? जो कैबिनेट सेक्रेटरी होता है, मतलब जो सिविल सर्वेंट का हाईएस्ट रैंक होता है कैबिनेट सेक्रेटरी, वो होगा, ठीक है। सो कैबिनेट सेक्रेटरी आएगा इसका। तो दोनों ही गलत है आपके, ठीक है। नेक्स्ट इज लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होती है ऑफ स्टेट इन इंडिया कैन बी लार्जर इन साइज देन हाफ ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट। क्या लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो 1/2, मतलब जितने भी लेजिस्लेटिव असेंबली में मेंबर्स हैं उसके जो 1/2 है, क्या उससे ज़्यादा हो सकती है लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर? जी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो दिस इज इनकरेक्ट। गवर्नर जो होता है ऑफ अ स्टेट नॉमिनेट करता है चेयरमैन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। क्या गवर्नर जो होता है
वो नॉमिनेट करता है चेयरमैन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल को? जी नहीं, गवर्नर का कोई रोल नहीं होता इसमें अपॉइंटमेंट करने के लिए। सो ये दोनों ही गलत है आपका, नीदर 1 नॉर 2 आ जाएगा। ये जो स्ट्रेंथ के बारे में वो बात कर रहे हैं, आर्टिकल आपके पास होता है 171, ठीक है। आर्टिकल 171 के अकॉर्डिंगली क्या होता है, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है उसका जो साइज होता है वो 1/3 ऑफ द मेंबरशिप ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 1/3 से भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो 1/2 तो ज़्यादा हो गया, ठीक है। और अगर मिनिमम की बात करें कि वो 40 मेंबर से कम भी नहीं होना चाहिए, लेजिस्लेटिव काउंसिल में 40 मेंबर से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। बाकी ये जो नॉमिनेशन की बात करी है, जो चेयरमैन होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल और पर्टिकुलर, वो आपस में जो उनका मेंबर होता है आपस में ही वो क्या करते हैं, चेयरमैन को इलेक्ट करते हैं, ओके। जैसे यूनियन में होता है, राज्यसभा लोकसभा में। नेक्स्ट आपके पास आता है CSE 2016, द चीफ सेक्रेटरी इन अ स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ दैट स्टेट एंड चीफ सेक्रेटरी इन अ स्टेट हैज अ फिक्स्ड टेन्योर। सीएम होता है स्टेट का, चीफ मिनिस्टर जो होता है स्टेट का, वो क्या करता है, अपॉइंट करता है चीफ सेक्रेटरी को, और किस में से सिलेक्ट करता है, जो भी आपके सीनियर IAS ऑफिसर्स होंगे उसमें से करता है। और इसका कोई भी, इट हैज़ नो फिक्स्ड टेन्योर, तो इसका भी नीदर 1 नॉर 2, ये सबका ही नीदर आ रहा है। चलिए, द नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका CSE 2017 का। सो अपने पास क्वेश्चन है, दैट इज 99 आउट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट चूज वन दैट ब्रिंग्स आउट द प्रिंसिपल अंडरलाइन द कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, एन अरेंजमेंट ऑफ मिनिमाइजिंग द क्रिटिसिज्म अगेंस्ट द गवर्नमेंट। क्या गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म कम होता है, हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉम्प्लेक्स होती है एंड हार्ड टू कैरी आउट द सेटिस्फैक्शन ऑफ ऑल, और सबको सेटिस्फाई करना मुश्किल हो जाता है, ये तो नहीं होगा कैबिनेट का। अ मैकेनिज्म फॉर स्पीडिंग अप द एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या ये वो मैकेनिज्म होता है। कैबिनेट फॉर्म का मतलब क्या होता है, क्या ये फॉर्म होता है जिसकी वजह से जो गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ को बढ़ाया जाता है, क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, या फिर मैकेनिज्म ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी फॉर इंश्योरिंग कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए ऑफ द गवर्नमेंट टू द पीपल, या फिर अ डिवाइस है फॉर स्ट्रेंथनिंग द हैंड्स ऑफ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट हुज होल्ड ओवर द पीपल इन अ स्टेट ऑफ डिक्लाइन। देखिए, जो कैबिनेट का काम होता है वो क्या होता है, सो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी पार्ट। तो कैबिनेट का काम ही क्या होता है, ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी होती है जिसमें ये इंश्योर किया जाता है कि गवर्नमेंट किन को रिस्पॉन्सिबल है, लोगों को रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज CSE 2018 का क्वेश्चन है अपने पास। ओके, इफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइज हिज पावर एज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 356, ये आपकी इमरजेंसी वाली पावर्स होती हैं, तो क्या होगा, असेंबली ऑफ द स्टेट इज ऑटोमेटिकली डिसॉल्व। 356 पहले मेरे को ये बताओ क्या होता है, प्रेसिडेंट रूल लगता है इसके अंडर, ठीक है। तो ये इमरजेंसी से भी रिलेटेड है, बट प्रेसिडेंट आ रहा है तो इसलिए हम ये वाला कर लेते हैं, तो ये प्रेसिडेंट रूल लगता है इसमें। तो क्या असेंबली जो होती है स्टेट की वो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाती है, या पावर ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ दैट स्टेट शेल बी एक्सरसाइजेबल बाय और अंडर अथॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, क्या वो पार्लियामेंट के अंडर आएंगे उनकी लेजिस्लेटिव पावर। आर्टिकल 19 जो होगी वो सस्पेंड हो जाएगी उस स्टेट में, या फिर प्रेसिडेंट कैन मेक लॉज रिलेटिंग टू दैट स्टेट। तो इनमें से करेक्ट कौन सा होगा, देखिए प्रेसिडेंट लॉज नहीं बनाता, प्रेसिडेंट रूल में प्रेसिडेंट लॉज नहीं बनाएगा, बट हाँ जो लेजिस्लेचर की पावर होगी वो किसके पास चली जाएगी, अथॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट के अंडर चली जाएगी, ठीक है। और इसमें ज़रूरी नहीं है कि जो असेंबली है स्टेट की वो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होता है। एंड आर्टिकल 19 जो होता है सस्पेंडेड इन दैट स्टेट, नो, आर्टिकल 19 इज रिलेटेड टू योर नेशनल इमरजेंसी, ठीक है, ये नेशनल इमरजेंसी से रिलेटेड होता है आपका। सो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, दैट इज बी पार्ट आंसर आ जाएगा इसका। Another question is, with reference to the election of the president of India, consider the following statement. उसने बोला है जो वैल्यू होती है वोट ऑफ ईच MLA, क्या वो वैरी करती है फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, बिल्कुल करती है। कैसे करती है, अगर आप वैल्यू ऑफ वोट ऑफ MLA देखोगे तो उसका फॉर्मूला क्या रहता है, उसका फॉर्मूला रहता है कि टोटल पॉपुलेशन कितनी है कोई भी स्टेट की, टोटल पॉपुलेशन कितनी है स्टेट की अपॉन कितने नंबर ऑफ मेंबर्स हैं, मतलब टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं, वो भी इलेक्टेड मेंबर्स आपकी स्टेट लेजिस्लेटिव, उस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में कितने टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स है जो इलेक्टेड हैं,
इनटू आपका 1/1000 आ जाएगा। तो इसका मतलब पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है आपका वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमएलए, इसीलिए वो स्टेट टू स्टेट वेरी करेगा। नेक्स्ट वो बोलता है कि जो वैल्यू ऑफ वोट होता है एमपी ऑफ लोकसभा वो ज़्यादा होता है। देखिए लोकसभा राज्यसभा पे वो डिपेंड नहीं करता वैल्यू किस पे डिपेंड करेगा, या तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर पॉपुलेशन कितनी है उस पर डिपेंड करेगा। सो इसका आंसर है ए करेक्ट है आपका इसमें। नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स शेल बी इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट गवर्नर ऑफ अ स्टेट इन एनी कोर्ट ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस। ये सही है, ठीक है। ये इनको क्या दिया जाता है, इम्यून किया जाता है कि कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग गवर्नर के अगेंस्ट नहीं हो सकती। इवन सेम आपका प्रेसिडेंट के साथ होता है जब तक वो ऑफिस में है। जो भी इमोल्यूमेंट्स अलाउंसेस ऑफ द गवर्नर ऑफ अ स्टेट शेल नॉट बी डिमिनिश्ड ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस। तो जो भी इमोल्यूमेंट्स या अलाउंसेस दिए जाते हैं गवर्नर को वो डिमिनिश नहीं होंगे उसके ऑफिस में। बिल्कुल सही है, तो ये दोनों ही करेक्ट है। 2019 का क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सजेस्टेड दैट द गवर्नर शुड बी एन एमिनेंट पर्सन होना चाहिए फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट एंड शुड बी डिटैच्ड फिगर होना चाहिए। अच्छा, इसमें से कौन सा था जिसने ये चीज़ बोला था कि गवर्नर एक तो स्टेट से बाहर होना चाहिए ताकि वो वहाँ की जो स्टेट पॉलिटिक्स है उसमें मिल ना जाए। दूसरा वो डिटैच फिगर होना चाहिए, मतलब कोई पॉलिटिकल लिंक्स नहीं होने चाहिए, जो मैंने आपको बता दिया। तो कौन सा, कहाँ पे बोला था ऐसा? तो इसका आंसर क्या है, सरकारी कमीशन ने ये चीज़ बोला था कि जो गवर्नर है वो बाहर से होना चाहिए, ठीक है। राजमनर कमेटी भी आपकी किस पे बनाई गई थी, ये सारी की सारी कमेटी किस पे थी, सेंटर और स्टेट के बीच में क्या रिलेशन होना चाहिए, सेंटर स्टेट रिलेशंस पे दी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट। मूविंग टूवर्ड CSC 2020, इसमें तो कोई क्वेश्चन है नहीं इससे रिलेटेड, ये वाले टॉपिक से, ओके। देखिए नेक्स्ट अपने पास है CSC 2021 का ये वाला क्वेश्चन है। देखिए ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन था, डिफ़िकल्ट कैटेगरी में आप इसको डाल सकते हो। करना कैसे इसको, अगर तो कुछ समझ नहीं आ रहा तो ऐसे क्वेश्चन छोड़ दो, बाकी मैं आपको टर्म्स बताती हूँ। उसने बोला गोपाल स्वामी अयंगर जो कमेटी थी उसने सजेस्ट किया जो मिनिस्टर सेक्रेटरी भी डेजिग्नेटेड सोलेली फॉर परसुइंग द सब्जेक्ट ऑफ द एडमिन, कि जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स होंगे उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो कौन की मतलब मिनिस्टर्स और जो भी सेक्रेटरी है वो करेंगे, ठीक है, और उनको प्रमोट करेंगे। अब ये वर्ड आता है सोलेली, ये बहुत एक्सट्रीम आपका मैं बोल सकती हूँ कि वर्ड है कि पूरा का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी ही किसकी है, मिनिस्टर्स की है और सेक्रेटरी की है कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स देखेंगे और उनको प्रमोट करेंगे। बट अगर आप ये देखोगे गोपाल स्वामी अयंगर जो कमेटी थी उन्होंने सजेस्ट किया था कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स होने चाहिए, उस पर तो किया था, और मिनिस्टर्स के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, ये चीज़ उन्होंने रेकमेंड करी थी, ठीक है। तो ये गलत हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस। एंड इन 1970 डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल कॉन्स्टिट्यूट कराया गया था, किसके रिकमेंडेशन पे, जो ARC थे उसके रिकमेंडेशन पे, और उसको किसके अंडर रखा गया था, प्राइम मिनिस्टर के चार्ज में रखा गया। तो ये सही है। सो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, बी पार्ट आ जाएगा। 2022 का है, उसने बोला दैट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्लासिफाई करता है मिनिस्टर्स को 4 रैंक। देखिए 4 रैंक के मिनिस्टर्स होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं, मिनिस्टर ऑफ डिप्यूटी मिनिस्टर्स होते हैं, बट कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बोलता है, वो हमने खुद से बोला है। सो पहला आपका गलत हो जाता है। Total number of ministers in the union government including the prime minister shall not exceed 15% of the total। देखिए ये जो 15% होता है, कभी इसको 10% कर देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, बट इसका आंसर क्या है 15%। सो आंसर इज बी पार्ट, कि बिल्कुल सही बोल रहा है कि अगर आप यूनियन गवर्नमेंट में देखोगे तो प्राइम मिनिस्टर को मिला के जितने भी टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स हैं आपके, देखिए जितने भी मिनिस्टर्स हैं आपके प्राइम मिनिस्टर को मिला के वो 15% से एक्सीड नहीं होने चाहिए जितने भी आपके मेंबर्स हैं लोकसभा में, ठीक है। तो ये सही है, ये CDS में भी आ चुका है सेम क्वेश्चन, ठीक है। सो 15% इज द आंसर। और ये जो प्रोविजन था ये कौन से अमेंडमेंट एक्ट में लाया गया था, ये लाया गया था आपका 91st अमेंडमेंट एक्ट। इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ट्वेंटी 2023 का क्वेश्चन है ये वाला, जो इलेक्शन है प्रेसिडेंट का ऑफ इंडिया इज डिक्लेयर वॉइड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑल एक्ट्स डन बाय हिम और हर इन द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज ऑफ हिज और हर ऑफिस बिफोर द डेट ऑफ डिसीजन बिकम इनवैलिड। आर्टिकल जो 71 है वो ये बोलता है कि जो भी एक्ट, जैसे उसने बोला कि अगर आज आप क्या करते हो, प्रेसिडेंट का इलेक्शन को
डिक्लेयर कर दिया कि वो वॉइड था, ठीक है, गलत तरीके से हुआ था या जो भी था उसको वॉइड कर दिया, नल एंड वॉइड कर दिया। किसने किया? सुप्रीम कोर्ट ने। तो जब तक वो नल एंड वॉइड नहीं हुआ था उस टाइम फ्रेम में तो वो तो प्रेसिडेंट था, तो उस टाइम पे भी तो उसने कुछ ना कुछ किया होगा, कोई ना कोई एक्ट्स किया हो, तो क्या वो एक्ट्स इनवैलिड हो जाएंगे क्या? जी नहीं। अंडर आर्टिकल 71 वो बोलता है कि वो इनवैलिड नहीं होंगे। नेक्स्ट इज इलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी पोस्टपोन ऑन द ग्राउंड दैट सम लेजिस्लेटिव असेंबली हैव बीन डिसॉल्व। अगर कुछ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज डिसॉल्व हो गए, इसका क्या मतलब है कि आप प्रेसिडेंट की भी इलेक्शन को पोस्टपोन कर दोगे? ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। प्रेसिडेंट का इलेक्शन उसी टाइम पे होगा जब शेड्यूल किया गया है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से उसका कोई भी लेना देना नहीं है। व्हेन अ बिल इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब करता है टाइम लिमिट्स। क्या कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला कि आपके पास इतना टाइम है, उतने टाइम में आपको क्या करना है, वापस भेजना है अपना एसेंट देके या जो भी अपना डिसीजन देके प्रेसिडेंट को? जी नहीं, ये भी गलत है, ये भी गलत है। सो आंसर आ जाएगा आपका ओनली वन, ये वाला, ठीक है। Next is consider the following statement with respect to election to the president of India. Okay. Members nominated to either houses of the parliament or the legislative are also eligible to be included in the electoral college. तो मैं आपको प्रेसिडेंट की इलेक्शन के लिए पहले इलेक्टोरल कॉलेज बता देती हूँ कि कौन कौन होता है, ठीक है। सबसे पहले जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स होंगे प्रेसिडेंट की इलेक्शन में, सारे के सारे इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, कोई भी नॉमिनेटेड मेंबर नहीं होता है। इलेक्टेड मेंबर चाहे वो राज्यसभा के हैं, चाहे वो लोकसभा के हैं, चाहे वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के हैं, ठीक है, सारे के सारे। बट इसमें जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है उसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल का कोई भी काम नहीं होता, ठीक है। इतना समझ आ गया? तो उसने क्या बोला है, नॉमिनेटेड टू ईदर हाउस ऑफ द, तो नॉमिनेशन वाला तो काम ही नहीं है, तो ये तो गलत हो गया आपका। अगर हम सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं, उसने बोला हायर द नंबर ऑफ इलेक्टिव असेंबली सीट्स हायर इज द वैल्यू ऑफ द वोट, कि जितनी ज़्यादा असेंबली सीट्स होंगी उतना ज़्यादा आपका वैल्यू होगा। देखिए अगर आप फॉर्मूला देखोगे ना वैल्यू ऑफ वोट का, तो वैल्यू ऑफ वोट का फॉर्मूला होता है कि टोटल पॉपुलेशन कितनी है उस स्टेट की डिवाइडेड बाय कितने इलेक्टेड मेंबर्स हैं, नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स हैं उस लेजिस्लेटिव असेंबली में, इनटू आपका क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा, मतलब 1/1000। इसमें वो ये चीज़ बोल रहा है दैट द हायर द नंबर ऑफ इलेक्टिव असेंबली सीट्स, अगर जितनी ज़्यादा इलेक्टिव असेंबली सीट्स होंगी, अगर आप देखोगे नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ वोट। इसका मतलब अगर वो बढ़ता है तो वैल्यू ऑफ वोट क्या होगा, कम हो जाएगा। सो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है। दूसरा बोलता है कि क्या एमएलए जो होता है, एमपी के जो एमएलए, क्या उनकी जो वोट होती है क्या वो केरला वालों से ज़्यादा होती है? ये भी गलत, ऐसा भी नहीं है। बट लास्ट स्टेटमेंट देखो, उसने बोला जो वैल्यू होती है वोट की ऑफ ईच एमएलए ऑफ पुडुचेरी इज हायर है देन अरुणाचल प्रदेश। क्यों है? क्योंकि जो रेशो है ऑफ टोटल पॉपुलेशन टू द टोटल नंबर ऑफ इलेक्टिव सीट्स, ये वाला जो है जो रेशो है वो पुडुचेरी का ज़्यादा है। तो बिल्कुल से अगर ये रेशो ही ज़्यादा हो जाएगा पुडुचेरी का, तो वैल्यू ऑफ द वोट भी तो इंक्रीज होगा, ठीक है। तो इससे ये वाला आंसर सही हो जाता है। सो आंसर आ जाएगा ओनली 1। ओके, 2024 का देखिए ये वाला क्वेश्चन रह गया था, हमने सॉल्व नहीं किया था पिछले वाले वीडियो में, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली से रिलेटेड था। तो उसने बोला जो प्रोविजनल प्रेसिडेंट, तो मैंने आपको कल सीडीएस वाले में कराया था शायद, कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो प्रेसिडेंट कौन थे, प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद थे, बट उनसे पहले भी थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, इट इज़ द गवर्नर ऑफ द स्टेट हु रिकॉग्नाइज एंड डिक्लेयर एनी कम्युनिटी ऑफ द, ये भी सही है आपका, ठीक है। तो सॉरी प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट होता है जो रिकॉग्नाइज करता है और डिक्लेयर करता है कोई भी कम्युनिटी को एक स्टेट में कि वो शेड्यूल ट्राइब है कि नहीं है। अ कम्युनिटी डिक्लेयर एज अ शेड्यूल ट्राइब इन अ स्टेट नीड नॉट टू बी सो इन अनदर स्टेट। इसका मतलब है कि अगर एक कोई शेड्यूल ट्राइब एक स्टेट में आपको डिक्लेयर कर दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि वो दूसरी स्टेट में भी हो, ठीक है। सो ये आपका क्या हो जाता है, 2 ओनली आंसर आ जाता है। ओके, सो सीएससी के सारे क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए रिलेटेड टू योर प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम सीडीएस के करेंगे।